ठीक है, चलो कैसे हो दोस्तों, बताओ। आप लोगों का स्वागत है हमारे विद्यार्थी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। और ये स्पेशली बैच अनाउंस हो रही है आपके लिए यानी किसके लिए? एक सेकंड, पहले चश्मा उतार दूं क्या? यस, एक सेकंड, दूसरा पहन दो, है ना। तो आपके लिए यानी किसके लिए? 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास रहेगी। सीबीएसई वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए। क्या इसको स्टेट वाले भी देख सकते हैं? हाँ भाई, तुम लोग भी देख सकते हो, सारे लोग देख सकते हैं। तो स्पेशली आपके लिए अनाउंसमेंट क्या है? बेसिकली जैसे बहुत बच्चों का ना डाउट होता है कि सर हम लोग ना रिवाइज करते हैं बट हमारा रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, तो हम रिवीजन को किस तरीके से करें? थोड़ा सा आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? यस, मैं बताता हूँ आपको रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। बेसिकली इसीलिए मैं आपके लिए ये जो लाइव सेशंस है ना ये कंडक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूँ, इसका पोस्ट भी आ जाएगा जल्द से जल्द एंड उसके ऊपर मैं रील भी बनाने वाला हूँ। बट ये पहले वीडियो आप देख लो अच्छे से, आप लोग इसको समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस नहीं होता है। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस नहीं करते हो, बार बार नहीं करते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी नहीं आती है। तो ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये जो नया बैच लेके आ रहा हूँ, ये जो नई सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, सिर्फ 12th वालों के लिए है। जिसमें मैं क्या करूँगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर से रिलेटेड, जैसे आपके 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पूरे चैप्टर में क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पहले कवर कराऊंगा। उसके तुरंत बाद मैं आपको जैसे चैप्टर के अंदर के कुछ एमसीक्यूज है, तो 20 से 25 एमसीक्यू सारे चैप्टर के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे मैं बोलूँगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। आपको आंसर कमेंट में लिखना है बेसिकली, तो आप कमेंट में आंसर लिखोगे, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। मतलब आपको क्रॉस चेक करना है, ऐसा समझ लो, सिंपल चीज़ यही है। तो आपको आपके आंसर्स को क्रॉस चेक करना होगा। तो ये कितने चैप्टर्स तक चलेगा? तो 9 चैप्टर्स तक तो मैं बनाता हूँ आपके लिए एमसीक्यू वाला। उसके बाद हम लोग रिवीजन सीरीज भी चालू करने वाले हैं, और उसके बाद हमारा जो शॉर्ट क्लास रहेगा वो भी चालू हो जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए अब एक बार चैप्टर कौन सा है मैं वो बता देता हूँ आपको। चैप्टर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये हमारा चैप्टर पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 2 का पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लो एक बार। उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ एमसीक्यू के आंसर भी छुपे रहेंगे, वो आप आंसर भी देख लोगे एंड उसी के साथ साथ आपका रिविजन भी साथ में हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोला है? सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या करता है? सबसे पहले तो फाइनेंसिंग प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। बेसिकली ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है ना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको लगेगी। अब आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किस लिए करते हो? क्योंकि सर हमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। इट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या समझते हैं ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी का मतलब कंपनी का जो मेन एम होगा, कंपनी का मेन एम कहीं ना कहीं क्या होगा सर? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग। कंपनी का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग, ऐसा सोचते हैं लोग। नहीं, कंपनी का मेन एम या प्राइमरी गोल होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना का मतलब क्या है? शेयर होल्डर जो है हमारे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देना। इसी को बोलते हैं, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर वाला एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब अर्निंग पर शेयर वाले कंसेप्ट में क्या है कि अगर सपोज शेयर होल्डर हमारे 100 रुपये का एक शेयर खरीद रहा है, 100 रुपये का हमारा एक शेयर है, और शेयर होल्डर ने एक शेयर खरीदा और उसके ऊपर मैं उसको दे रहा हूँ क्या? 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये शेयर होल्डर को मिले, तो उसकी वेल्थ इंक्रीज हुई है। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कंपनी है, उसकी रेप्यूटेशन भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। बराबर है। तो कंपनी का जो मेन एम होता है वो होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना या शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कराना। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है
तो मेरा आवाज़ अगर थोड़ा सा कम भी आता है तो मैनेज कर लेना, ठीक है, मैनेज कर ही लेना भाई, करना ही पड़ेगा थोड़ा। चलो नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। एक कंपनी के कैपिटल में, एक कंपनी के फाइनेंस में कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके ओवरऑल कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब उसमें कितना कैपिटल और कितना इक्विटी एंड कितना डेट। डेट का मतलब होता है बोरोइंग्स, मतलब लोगों से जो आप बोरो कर रहे हो उसको बोलते हैं डेट। एंड इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो आप शेयर होल्डर से, ओनर से जो पैसा ले रहे हो वो होता है इक्विटी वाला कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली दो डिसीजंस पढ़े हुए थे, यहाँ पे कैपिटल बजटिंग के बारे में बोला है, बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने दो डिसीजंस पढ़े हुए थे। मेरे बोलने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। दो डिसीजन कौन से पढ़े थे सर, एक पढ़ा था कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और एक हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कौन सा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। तो हमने जो पहला पढ़ा था कैपिटल बजटिंग डिसीजन, उसी को हम लोग क्या बोलते थे सर, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते थे। एक सेकंड फोन को साइलेंट कर लो क्या, एक सेकंड, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो बीच में, है ना। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन किसको बोलते थे सर, लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते थे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन को कौन सा डिसीजन बोलते थे सर, शॉर्ट टर्म डिसीजन बोलते थे। यानी कि तुम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। समझ में आया। नेक्स्ट है सर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि तुम फाइनेंस कहाँ से लोगे, पैसा कहाँ से लोगे। तो तुम दो जगह से फाइनेंस ले सकते हो, या तो डेट से ले सकते हो या तो इक्विटी से ले सकते हो। अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन है तो इक्विटी को कौन सा फंड बोलते हैं सर, बोरोड फंड बोलते हैं, क्योंकि आप बाहर से लोगों से बोरो कर रहे हो, ठीक है, बोरोड फंड बोलते हैं। और इक्विटी को कौन सा फंड बोलते हैं सर, क्योंकि वो ओनर का पैसा है, तुम अंदर के लोगों से पैसा ले रहे हो, दैट्स वाई उसको ओनर्स फंड बोलते हैं। कौन सा फंड बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं। समझ लगा रे, समझा क्या रे, बताओ रे, समझा क्या। बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में दो तरह का डिसीजन लेना होता था। एक तो कहा मतलब कितना लोगों को पैसा देना है और कितना पैसा बचाना है। तो जो लोगों को आप पैसा देते हो वो किस में से देते हो सर, प्रॉफिट में से पैसा देते हो। तो आप दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक तो डिविडेंड देना है, एक तो डिविडेंड बांटना है। तो डिविडेंड जो देते हो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। और जो आप पैसा बचाते हो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। कौन सी अर्निंग, रिटेन अर्निंग। तो आप पूरा का पूरा डिविडेंड में बांट देते हो प्रॉफिट को, या थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा बचाते भी हो, थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा बचाते भी हो, क्योंकि आप वो प्रॉफिट के हिस्से को आगे के टर्म्स के लिए यूज करते हो, या आगे की कोई भी अगर मुसीबत आती है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए यूज करते हो वो टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म सर, शॉर्ट टर्म एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है सर, करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी जो भी होगी वो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल होगा, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स प्लस टोटल करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट, लिवरेज क्या होता है सर, हमने फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा था। फाइनेंशियल लिवरेज में क्या पढ़ा था कि तुम्हारा टोटल कैपिटल मतलब क्या, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी एंड डेट ये तुम्हारा क्या है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में से तुम्हारी कंपनी में डेट कितना होना चाहिए, इसको क्या बोलते थे हम लोग, लिवरेज बोलते थे, और फाइनेंशियल लिवरेज बोलते थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट रिप्रेजेंट अ मिनिमम रिटर्न दैट इन्वेस्टर एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग कैपिटल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जितना भी वो खर्चा लगा रहे हैं, सीओसी का मतलब क्या होता है, जितना भी खर्चा लगा रहे हैं उसमें से मिनिमम रिटर्न कितना आना चाहिए इन्वेस्टर को, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज कितना पैसा लगा रहे हो, आज सपोज मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, उसका मेरे को आगे कितना खर्चा आएगा, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली एक चीज़ है। आज अगर पैसा लगा रहा हूँ तो कितना पैसा आएगा, मेरे को आज 100 रुपये लगा रहा हूँ तो कल 200 रुपये आने चाहिए, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो, मतलब आज जितनी प्राइस है उसकी प्राइस कल कितनी होगी, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज द कंपनीज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ।
कंपनी के कॉस्ट को कम से कम करके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है। जस्ट ए सेकेंड, पानी पी लेता हूँ। पिंक कलर की बॉटल है भाई, पिंक कलर का और भी बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलो एमसीक्यू की तरफ भागते हैं। एमसीक्यू हमारा मेन टॉपिक है आज का। ये टॉपिक में तुम्हें इसीलिए कराया जो ऊपर के जितने भी टॉपिक है ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद आ जाए। एटलीस्ट तुम ये तो ना बोलो कि सर हम पढ़ के नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट चीजें यहाँ पे तुम्हें पढ़ा ही दी है अभी। चलो अब आते हैं हमारे मेन जो टॉपिक था आज का, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसके एमसीक्यूज किस तरीके से आप लोग करोगे। चलो आपको ही आंसर देना है, मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहला, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब भी पढ़ा है, अब भी, अगर तुमने अभी गलती किया ना, मैं ये फेंक के मारूंगा तुमको चश्मे का बॉक्स। बताओ, अब भी पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, बताओ बताओ सर बताओ, कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंश्योर लिक्विडिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब भी पढ़ा, अब भी पढ़ा, अब भी पढ़ा। सर यस, आप लोगों ने सही आंसर दिया। जिसने भी आंसर सही दिया है वो खुद को सलामी दो, और जिसने नहीं दिया है सही आंसर वो क्या करो, ऐसे पानी की बोतल से ना पानी लो एक इसमें, अपना नाक डुबाओ, डूबेगा नहीं तुम्हारा नाक, ठीक है, बट नाक डुबाने की कोशिश करो और वहां से लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है। ये बाबा रामदेव का एक व्यायाम है, ये करके देखो तुम्हें मजा आएगा। जिनको नहीं आ रहा है वो, जिनको आ रहा है वो तो भाई गजब। चलो ए, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, ग्रेट, सही हो आप लोग, सही जा रहे हो आप लोग, आपकी पढ़ाई सही जा रही है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने तरह के डिसीजन लेते हैं, बोलो बोलो बोलो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड कौन सा, फाइनेंस डिसीजन। तो मार्केटिंग डिसीजन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा नीचे वाला है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन से दो डिसीजन सर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब सर कैपिटल बजटिंग, एंड शॉर्ट टर्म मतलब सर वर्किंग कैपिटल। और कैपिटल बजटिंग तो यहाँ पे दिया हुआ है, सो सही आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा है, कैपिटल बजटिंग सर सही आंसर है। मेरे से पहले आप लोग आंसर दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे होंगे तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबने का मैं बहुत अच्छा मौका आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये मौके को ठुकरा नहीं सकते आप, जबरदस्ती की जाएगी आपसे। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर, मिक्स ऑफ द इक्विटी एंड डेट इन द फर्म, कंपनीज नेटवर्क, टोटल एसेट ऑफ द कंपनी, नॉन ऑफ द अबव। सर हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या पूरा इक्विटी होना चाहिए, पूरा डेट होना चाहिए, या उनका मिक्स होना चाहिए। मिक्स सर, इक्विटी, इक्विटी एंड डेट का मिक्स होना चाहिए, उसी को तो बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये किस में होता है, ये तुमको नहीं पड़ा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ डेट लोअर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, मतलब इंटरेस्ट को टैक्स से डिडक्ट करना पड़ेगा तुमको, वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेना या याद कर लेना। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डील्स विथ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किससे डील करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किससे डील करता है। वर्किंग कैपिटल मतलब कौन सा सर, सर बात कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल बजटिंग, होता है वर्किंग कैपिटल। ये डील करता है सर लॉन्ग टर्म से, ये डील करता है सर शॉर्ट टर्म से, शॉर्ट टर्म से। कंसेप्ट याद आ रहे होंगे, मैं भी याद दिला रहा हूँ, ठीक है। मेरे याद दिलाने से पहले तुमको याद आना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये जो है वर्किंग कैपिटल वाला जो है, ये शॉर्ट टर्म की बात करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म लिवरेज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिवरेज मैंने अब भी बताया तुमको कि टोटल ओवरऑल, मतलब ओवरऑल कैपिटल में से कितना कंपनी में डेट होना चाहिए, इसकी बात कौन करता है सर, लिवरेज। तो इसमें क्या बोला है, यूज ऑफ एसेट्स, यूज ऑफ बोरोड फंड, यूज ऑफ रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड की बात करते हैं ना, मतलब डेट की बात कर रहे हैं, तो बोरोड फंड ही इसका आंसर आएगा। सही है, सही है, बताओ सही चल रहा है आपका,
सही चल रहा है बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, COE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने पढ़ के रखे हुए हैं, इसका अगर गलत आंसर दिया तो मार खाओगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है सर, डिविडेंड टू बी पेड, रेफरेंस शेयर होल्डर, टाई, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, टाई, पेमेंट टू क्रेडिटर, नहीं, तो यही बचा है रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न कितना रिक्वायर्ड है इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब भी तो पढ़ा हमने वर्किंग कैपिटल सर, वर्किंग कैपिटल में किस किस तरह का हो सकता है, डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, डिवेंचर आप लोन ले रहे हो, लोन भी लॉन्ग टर्म है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होता, इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या बचा सर, ट्रेड क्रेडिट, मतलब तुम ट्रेडिंग के लिए जो क्रेडिट ले रहे हो, ट्रेडिंग के लिए जो थोड़ा बहुत लोन ले रहे हो, तो वो शॉर्ट टर्म वाला होता है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता, समझ गए क्या। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ हायर डेट इक्विटी रेशियो एक्सेप्टेबल, ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा व्हेन द कंपनी हैज द स्टेबल रेवेन्यू अर्निंग, यानी कि कैश फ्लो तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कैश फ्लो तुमने पढ़ा हुआ है। कैश फ्लो क्या था सर, स्टेबल कैश फ्लो अगर होता है, स्टेबल कैश फ्लो अगर होता है तो उस केस में हाई डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का एक्सेप्ट किया जा सकता है, बराबर है। नेक्स्ट, द टर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या होता है, अभी तुमने डिविडेंड का पढ़ा, डिविडेंड किस में से पे किया जाता है सर, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो पहला हो सकता है कि यस, दूसरा क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रिटेन अर्निंग टू द टोटल अर्निंग, नहीं ये डिविडेंड पे आउट का नहीं है, ये कितना बचाने का है उसका है। डिविडेंड पे एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, नहीं। उसके बाद द टोटल डिविडेंड इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, नहीं, यही है आंसर सही है, द रेशियो ऑफ डिविडेंड टू द नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट का कितना आप डिविडेंड दोगे और कितना आप रिटेन करोगे, क्या करोगे, रिटेन करोगे, इसका मतलब है कितना आप बचाओगे। नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन, कौन सा डिविडेंड डिसीजन पे अफेक्ट नहीं करता है, अर्निंग करता है क्या, नहीं, कैश फ्लो, कैश फ्लो भी नहीं करता सर डिविडेंड डिसीजन पे, सॉरी करता है, अर्निंग भी करता है, कैश फ्लो भी करता है, कैश फ्लो करता है ना, तुमने पढ़ा है ना। उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो करता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं करते ना, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद 13, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कंसर्न विद लॉन्ग टर्म डिसीजन, कैपिटल बजटिंग में लॉन्ग टर्म ही डिसीजन होता है। अब इसमें से कौन से लॉन्ग टर्म है, मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स को मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में आएगा पता है, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स, क्योंकि कैपिटल बजटिंग को हम क्या बोलते हैं सर, लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते हैं, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग का हिस्सा है क्या, यस। लास्ट 3 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, है ना, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, लास्ट 3 क्वेश्चन को कर लेते हैं। What does the time value of money? Time value of money signifies the financial management. अब भी तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या बोलता है कि आज कितना लगाओगे जिससे फ्यूचर में तुमको मिलेगा। अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन द रुपी इन द फ्यूचर, सही है। मनी लॉसेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये भी हो सकता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे उसकी वैल्यू कम हो जाए। उसके बाद फ्यूचर कैश फ्लो शुड बी डिसकंटिन्यूड, हो सकता है इसका भी। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, मेरे को तो लगता है डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। देखो भावुक होके ना आंसर को ऐसे ही टिक मत कर देना कि सर ए तो सही है, ये तो हमने पढ़ा है, बट बाकी के 2 टर्म भी तो गलत थोड़ी है, बाकी के 2 टर्म भी सही है अपनी जगह पे, तो वो भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, कौन सी चीज फर्म की लिक्विडिटी इंप्रूव करेगी, इंक्रीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेगा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को इंक्रीज कर दिया तो होगा क्या, बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को इंक्रीज कर दिया तो होगा क्या, या इशू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को इशू किया तो होगा क्या, सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं,
बाइंग मोर इन्वेंट्री, इंक्रीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बाय मोर इन्वेंट्री। इसका आंसर मुझे लग रहा है कि इंक्रीज या ये ए या सी, आप बताओ कौन सा है। ये 15 वाला क्वेश्चन आपके भरोसे, 15 वाला क्वेश्चन आपके भरोसे, आप इसका सही आंसर मुझे बताओगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस? डिवेंचर से लोन लेते हो? यस। बैंक से लोन लेते हो? यस। और ये ट्रेडिशनली लेते हो। और ट्रेड क्रेडिट? यस लेते हैं सर। वेंचर कैपिटल हमने कभी नहीं लिया। वेंचर कैपिटल मतलब होता है कि जब न्यू कंपनी फॉर्म होती है ना, उसके लिए जो लोन लेना होता है, वो ट्रेडिशनल लोन ऑफ फाइनेंस में नहीं आता। चलो, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि हमारे मैंने टोटल तुम्हारे 25 क्वेश्चन लाए हुए, 25 में से 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं कल की क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिए, विद्यार्थी एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। आपके दोस्तों तक भी ये सारी चीजें शेयर किया करिए, जिससे उनको भी फायदा हो पाए और आपको भी फायदा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उसी जुनून के साथ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।